दोस्तों, आज की कहानी है चौकीदार। दामोदर जी अपना सारा जीवन घर से दूर रहकर बिता दिए, जहां उनकी पोस्टिंग फैजाबाद हुई थी। जब रिटायरमेंट होने के बाद घर आए तो घर के सभी लोगों का बोलचाल ही बदल चुका था। कहाँ जा रही हो रेनू बिटिया? इतनी शाम हो गई। बेटी को अकेले घर से निकलते देखा दामोदर जी टोक दिए। रेनू गली में अपने बगल के दोस्त अर्चना के घर जा रही हूँ पापा, अकेली मत जाओ, भैया को लेती जाओ या फिर कल चली जाना। अभी इतना अंधेरा हो गया, लौटते रात हो जाएगी। पापा के मना करने पर रेनू कोई जवाब दिए बिना पलटी और पाँव पटकते हुए अंदर चली गई। माँ, यह पिताजी अगर किसी तरह रोका टोकी करते रहे तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। इनसे कह दो ज़्यादा रोक टोक ना किया करें, नहीं तो किसी दिन हम भी जिद पर आ जाएंगे। गुस्से के मारे नाक मुंह फुलाती रेनू ने माँ को आड़े हाथों लिया तो हाँ ठीक है कह देंगे, लेकिन तुम लौट काहे आई हो? क्या करती? पिताजी बाहर तो बैठे हैं, दिन रात वहीं बैठे रहते हैं, कहीं जाना आना मुश्किल कर दिए हैं, चौकीदार बने बैठे हैं। सच में अगर ऐसे ही बात बात पर रोकते टोकते रहे तो हमारा तो खाना पहनना आना जाना सब बंद हो जाएगा। रेनू रुआसी आवाज में बोली, अरे रो मत, हम समझाएंगे इनको। परिवार में रहे नहीं ना तुम्हारे पिताजी, इसलिए यहाँ का तौर तरीका उनके समझ में नहीं आता। रेनू को उसकी माँ शशिकला जी समझा रही थी कि बेटे हिमांशु के चिल्लाने की आवाज आई। क्या है हिमांशु, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? माँ, पिताजी को बताओ कि हमारी आदत क्या है। यह रोज रोज की सफाई देना हमें नहीं सुहाता। अभी परसों भी निकलने लगे थे तो पूछ रहे थे, अब आज लौटे हैं तो फिर पूछ रहे हैं। अरे कहाँ से चोरी डकैती करके आ रहे हैं क्या? ऐसी जानकारी लेने लगते हैं जैसे आधी रात को हम दबे पांव लौट रहे हों। हिमांशु का पारा गर्म था। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो पिताजी। माँ ने कुछ कहना चाहा। नहीं, हम नहीं जानते पिताजी को कभी हमारे साथ जो रहे, हम जानेंगे। उन्हें जिंदगी में पहली बार तो 2 महीने से देख रहे हैं, उन्हें परेशान करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं चल पाएगा, बता देना। उन्हें फुसफुसाहट जरा तेज थी। अरे धीरे बोल बेटा, सुन लेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बरामदे के दरवाजे की ओर देखते हुए माँ ने मुंह पर उंगली रखकर बेटे को धीरे बोलने का इशारा किया। अरे कब तक धीरे बोलूं? पहले तो थे नहीं, अब घर में आए हैं। हिमांशु की आवाज में झुंझलाहट स्पष्ट थी। हिमांशु, वह तुम्हारे पिता हैं। यह घर उन्हीं के पैसों से बना है, जिसमें हम सब साथ रह रहे हैं। जैसे हम हैं वैसे वे पिता हैं तुम्हारे। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। रिटायरमेंट के बाद यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? शशिकला को अपने बेटे की बात अच्छी नहीं लगी। वह अलग बात है कि उनकी हर तरह की रोका टोकी से जरा बाहर निकली नहीं कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, फलाने वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई, बहुत नरम नहीं बनी है या बच्चे दिन भर गायब रहते हैं। बहू से कहो बाहर वालों से इतना खुल के ना बतियाया करे। रेनू कभी भी चल देती। तुमने बहुत छूट दे रखी है, बिगाड़ दिया है बच्चों को। अब इस उम्र में सुधारने में बड़ी मुश्किल आएगी। दामोदर जी नौकरी करते थे किसी भी शहर में, 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाते, हर दूसरे साल ट्रांसफ़र हो जाता था। शुरू में जब बच्चे छोटे थे तब पत्नी शशिकला साथ में रहती थी, लेकिन जैसे ही बड़े बेटे लवकुश की उम्र कक्षा 1 में दाखिले की हुई तो दामोदर जी ने अपनी गांव की पुश्तैनी जमीन पर घर बनवा लिया। दामोदर जी बीच बीच में आए, लेकिन 2 दिन दिन से ज़्यादा के लिए नहीं। उतने में हिसाब किताब
क्या समझते, सो पूरी जिम्मेदारी शशिकला जी के ऊपर थी। वह घर संभाल रही थी। दामोदर जी पूरी तरह निश्चिंत थे, केवल पैसा बैंक में डाल देते और शशिकला जी जरूरत के मुताबिक पैसे निकालती रहती थी। जब घर बनकर तैयार हुआ तब भी दामोदर जी गृह प्रवेश के लिए एक दिन पहले ही आए थे। सारी तैयारियां शशिकला ने ही की थी। घर बनने के 2 साल बाद ही हिमांशु हुआ था। उस समय जेठानी भी आ गई थी। कुछ दिन के बाद और दामोदर जी तो वहीं रुक गए। 1-2 दिन के लिए ही आ पाते। रेनू के स्कूल जाने की उम्र होने पर दाखिला करवाने के लिए शशिकला जी ने पति से कहा। दामोदर जी को अब तक खुद शशिकला पर निर्भर हो चुके थे। सुनते ही बोले, हम क्या करें, तुम जानो, जहाँ लवकुश पढ़ रहा है वही दाखिला करवा दो। शशिकला भी उनके जवाब जानती थी। जैसे ही उन्होंने ही मुँह छूने भर के लिए ही पूछा था। एडमिशन फॉर्म तो पहले से ही ले आई थी और रेनू भी स्कूल जाने लगी थी। घर में रह गए शशिकला और 1 साल का हिमांशु। बड़ी पापड़, अचार, स्वेटर, जाने क्या क्या बनाने में व्यस्त रहती। दामोदर जी हर दूसरे और आखिरी शनिवार को आते थे और सोमवार को बड़े सवेरे ही चले जाते थे। बच्चे केवल एक दिन उनके साथ रहते। लवकुश और रेनू तो उनके साथ 3-4 साल रहे थे, लेकिन हिमांशु उनके साथ रहना नहीं हो पाया था। दामोदर जी जब आते तो हिमांशु दरवाजे के पीछे छिप जाता। उनके सामने तक निकलना अजनबी निगाहों से देखता। वह गोद में लेने की कोशिश करते तो खूब जोर से रोने लगता। हिमांशु को गोद से उतार देते तो दौड़ के माँ के आंचल में दुबक जाता। 2-4 महीने बाद ही दामोदर जी का ट्रांसफर मेरठ हो गया। अब वह घर से ज़्यादा दूरी पर पहुंच गए, सो 15 दिन में घर आने का सिलसिला भी टूट गया था। अब वह महीने में एक बार ही आते थे, वह भी 2 दिन के लिए, या फिर कोई छुट्टी पड़ने पर आते थे। बच्चे और इर्द गिर्द केवल माँ को ही देख पा रहे थे। खाना बनाती, कपड़े धोती, स्कूल से जाती, रिजल्ट ले आती, पास होने पर मंदिर ले जाती, सैर करवाती, कहानियाँ सुनाती, खिलौने दिलाती, साथ में खेलती। माँ और सिर्फ माँ। हर बात डांट, रोक टोक, थप्पड़ सब मंजूर था। तीनों बच्चों को शाम को लवकुश और बहू पिक्चर देखने जा रहे थे। तख्ते पर बैठे दामोदर जी ने रोका। कहाँ जा रहा है लवकुश ने झिझकते हुए कहा, पिक्चर देखने। अरे तो अकेले क्यों जा रहे हो? रेनू और हिमांशु को ले जाते साथ में। ले जाओ, वरना रेनू फिर अपनी सहेली के साथ अकेली ही चल देगी पिक्चर देखने। दामोदर जी ने आदेशानुसार कहा। पिताजी, हमारे पास 2 ही टिकट हैं, माने 2 टिकट अब नहीं मिलेगी। पहले ही बहन का टिकट लेना चाहिए था, यानी तुम उसे ले नहीं जाना चाहते थे। दामोदर जी ने तनतनाए। लो माँ, इनका नया नाटक देखो। बेचारी भाभी जन्म कर्म में तो भैया के साथ निकल पाती है, उनके ऊपर हमें थोपना चाह रहे हैं। रेनू की बात पूरी ही नहीं हो पाई थी कि बहू झमकते हुए अंदर आ गई। आते ही पर्स और फेंका, धम से कुर्सी पर बैठ गई। यह वही बहू है जिसने शिकायत के लिए कभी मुंह खोला ही नहीं। हंसती मुस्कुराती वह सबके लिए हाजिर रहती। यह अलग बात है कि शशिकला भी बहू पर जान छिड़कती थी। उसे कभी अकेले रसोई में काम नहीं करने दिया। आखिर ब्याह को हुआ ही कितना समय था, 2 साल ही। शशिकला जिद करके और बहू को घूमने फिरने, शॉपिंग के लिए, फिल्म देखने भेज दिया। आज भी दोनों महीने भर निकलने वाले थे, लेकिन दामोदर जी ने सब गड़बड़ कर दिया। लवकुश का भी मन उचट गया था। फिल्म देखने जाने से, पिताजी के आने के बाद से बहू ऐसे भी खुल के बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि पिताजी बरामदे में तख्ते पर बैठे रहते, फिर बाहर बरामदे की आराम कुर्सी पर। दोनों स्थितियों में पिताजी के सामना होना ही था।
सालों बाद पिता नाम के इस शख्स को अपने बीच पाके वैसे भी बच्चे उनसे आत्मीयता जोड़ नहीं पा रहे थे। ऊपर से उनकी रोका टोकी चौकीदारी। दामोदर जी भी क्या करे। अब यहाँ अपने सामान सहित आए तो देखा कि घर पहले से ही सबके हिस्सों में बढ़ चुका है। घर में 3 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, रसोई, भंडार और पूजा घर। लवकुश की शादी के बाद एक कमरा उन दोनों का हो गया। एक कमरा हिमांशु और रेनू के पढ़ने सोने का। यह अलग बात है कि दोनों ही अलग अलग समय पर पढ़ते सोते थे, सो हमेशा लड़ते रहते थे। रेनू कई बार कह चुकी थी कि उसे अलग कमरा चाहिए। बीएससी का अंतिम साल है, इस हिमांशु के चक्कर में रिजल्ट खराब नहीं कर सकती। खैर पिता के साथ काफी सामान आया था, जबकि उनका कहना था कि आधे से ज़्यादा सामान तो लालचंद को दे आए। फिर भी यह नया कूलर, खूब बड़ी बड़ी 2 अलमारियां, बर्तनों का एक लोहे का वाला बक्सा, 2 बक्से भर की किताबें, 3 सूटकेस, उनके कपड़ों से जो भरा था वह पहले ही घर के अतिरिक्त सामानों से भरा पड़ा था। केवल एक तख्ते की जगह उस कमरे में अब तो कहना ही क्या। दामोदर जी अलमारियां और सूटकेस किसी प्रकार वहां हटाए गए। माँ ने तख्ते निकालकर बैठक में डलवा दिया और खुद अपने लिए फोल्डिंग पलंग डाल दिया, क्योंकि वह उसी के लायक जगह बची हुई थी। पिताजी का इंतजाम बैठक में किया गया, उनके लिए यही जगह बची थी। बत्ती से यह कहते हुए शशिकला थोड़ा हिचकिचा भी रही थी, लेकिन क्या करती, कहना तो था। दामोदर जी नौकरी करते करते थक गए थे, घर से दूर रह रहे थे। अकेलेपन ने उन्हें थका दिया था। 55 के होने के बाद 60 का होने का इंतजार करते, जल्दी रिटायर होकर घर आ जाते। बच्चे कैसे आसपास मंडराते रहते, लेकिन केवल एक दिन बाद ही जब उन्हें वापस जाता देखते तो कितने उदास हो जाते थे। दामोदर जी को भी कौन सा अच्छा लगता बच्चों को छोड़कर जाना, लेकिन क्या करें, नौकरी ना करे तो घर कैसे चलता। पत्नी शशिकला उनके आते कैसे खुश हो जाती, उन्हें देख के उनकी पसंद की सब्जी, उनकी पसंद का रायता, कढ़ी, आलू के पराठे, क्या क्या नहीं बना डालती। 2 दिन के अंदर जाते समय कुछ न कुछ सूखा नाश्ता रख देती, ऑफिस से लौट करके खा लेंगे। बच्चे छोटी छोटी चीज पाकर कूदने लगते थे। जब भी जरा लंबी छुट्टी में आते तो जाते हुए पत्नी कहती, अब बहुत हुआ ट्रांसफर, हो तो पता अच्छा था, अब भी अकेले गृहस्थी संभालते हैं, संभालते थक गए हैं। बच्चे उनके कंधे पर झूलते हुए पूछते, तुम यहाँ क्यों नहीं रहती, नौकरी छोड़ दो, हमें साइकिल पर घुमाने कोई नहीं ले जाता पापा, आप आ जाओ तो रोज घुमाओगे ना। उनकी आंखें भर आती और झूठी तसल्ली देते, बहुत जल्दी आ जाऊंगा बेटा, देखना छोड़ दूंगा नौकरी। लेकिन फिर वह वादा भी झूठा ही साबित होता और रेनू ने बड़े होते ही वो ऐसी जिद करना भी छोड़ दिया था। लेकिन उनकी आने पर बेहद खुश, जाते समय उतने ही उदास हो जाते थे। दोनों फिर लवकुश की शादी तक का मौका आ गया। दामोदर जी रिटायर हो गए, ना हो पाए, बहू आ गई और पत्नी बहू के साथ व्यस्त मस्त हो गई। रेनू की शादी की उम्र हो गई थी, कुछ लड़के उन्होंने देख रखे थे। दामोदर जी सोचते थे कि जाकर आराम से चर्चा करूंगा सच कल से, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें महसूस हुआ कि घर के सारे हिस्से यहाँ अस्थायी रूप से रहने वालों के नाम हो चुके हैं। जो उनका कमरा था उन्हीं के अतिरिक्त सामान के चलते भंडार में घर में तब्दील हो चुका था। बैठक में उनकी व्यवस्था कर दी गई, जैसे किसी भी जाने आने वाले की ही हो जाती है। जबकि दामोदर जी चाहते थे कि उन खूब हवादार कमरे में बढ़िया टेबल बेड डलवाएंगे और सफ़ेद नर्म बिस्तर भी। पत्नी से खूब बात करेंगे, पता नहीं कितनी बातें बताने के लिए। रेनू के रिश्ते संबंधी बातें भी तो रात को ही की जा सकती है, दिन भर वे पत्नी के चक्कर सिर्फ काम करते देखते। लेकिन अब उनका कमरा
हवादार कहाँ, उन्हीं की अलमारी ने कमरे की खिड़कियां ढक दी थी। एक तरफ पैक किया हुआ कूलर रखा हुआ था, दूसरी तरफ उनके बक्से हैं और जो अलमारियां पहले से थी वह सूटकेस थी। वह खुद के आने से घर में एक बात और महसूस कर रहे थे कि बच्चों में कुछ अजब सा बदलाव हुआ है। पहले जब आते थे जितना उत्साह इंतजार उनके आने में होता था उतना अब महसूस नहीं हुआ। उनकी किसी बात पर बच्चे जिस तरह पाँव पटक के अंदर जाते वो उन्होंने पहले देखा नहीं था। जबकि सच तो यह है कि वह किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन आने जाने का कुछ तो कायदा हो। जमाना इतना खराब है और शादी के लायक लड़की अकेली चल दी, वह भी डूबती साज में। मेरठ में तो उन्होंने ऐसे कैसे कई कांड देखे थे कि अकेली लड़की को कहीं भी जाता देखते तो सोचते कि इसे मैं ही पहुंचा दूं जहां जा रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। यहाँ का माहौल वैसा नहीं है, लेकिन माहौल को बदलते किसने देखा है? कब क्या हो जाए कोई जानता है क्या? लेकिन कल रेनू का पैर पटकते जाना और फिर हिमांशु की बातें अपनी सफाई देने कमरे के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उन्हें हिमांशु की आवाज़ सुनाई दी। क्या कह रहा था वह भी कट के रह गया था। परिवार के मनों में उनके लिए क्या जगह है इस बात का अंदाजा भी हो गया था। उन्हें लगा था कि सब बहुत प्यार से हाथों हाथ लेंगे, लेकिन यहाँ प्यार तो दूर, इज्जत का सुराग भी नहीं मिल रहा था। रात को तख्ते पर लेटे लेटे तो उन्हें मेरठ के उसे कोचिंग की बात याद आई, तो जो बैंकिंग सेवाओं में कोचिंग देती थी। कितनी गुजारिश की थी वहाँ के संचालक ने, और 15,000 अकेले आदमी के लिए कम नहीं है। अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया जो बैठ जाए, आसक्त होंगे। पेंशन घर खर्च के लिए काफ़ी है, फिर लवकुश भी तो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। दामोदर जी ने तय कर लिया था कि कल ही कोचिंग के संचालक को फ़ोन करके अपनी सहमति देंगे। सुबह वह बहुत फ्रेश मूड में थे, नाश्ता करके अपनी अटैची पैक कर रहे थे, पर शशिकला ने आश्चर्य से देखा। अब कहाँ जाने की तैयारी है? अटैची क्यों पैक कर रहे हैं? दामोदर जी ने मुस्कुराते हुए पत्नी को देखा और बोले, अरे जानती हो, वह कोचिंग वाले हैं ना, मेरे पीछे पड़े हैं। कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, खाली 4 घंटे की नौकरी है, पैसा भी अच्छा है, दे रहे हैं। उधर तो महीना से बेकार पड़े, हाथ पैरों में जंग लग गई है। सोचता हूँ चला जाऊँ, छुट्टी छुट्टी आता रहूँगा। तुम चाहो तो चलो साथ में। यहाँ बच्चे सब समझदार हो गए हैं। अब पति के दोबारा जाने की खबर से शशिकला जी उदास हो तो हुई, लेकिन दुखी नहीं। बच्चों के व्यवहार से भी बहुत दुखी थी। पति के लिए कोई गलत बोले या भी उन्हें पसंद नहीं। बच्चों की आज़ादी में दखल पैदा करे यह भी उन्हें पसंद नहीं। तो ऐसे में पति का दोबारा नौकरी करना उन्हें अखर नहीं रहा था, लेकिन खुद साथ चलने की बात पर बोली, कैसे चलेंगे हम? अभी रेनू है, हिमांशु है, बहू भी तो सब छोटे ही है ना, समझो। हाँ, रेनू के लिए अच्छा रिश्ता जरूर देखती रहना। जाते हुए दामोदर जी ने पूरे घर पर नजर डाली और पत्नी से बोले, देखो, सबका ख्याल रखना और परेशान ना होना। जब जी चाहे आ जाना, मैं आता रहूँगा। एक बात और, अगली बार मेरा इंतजाम मेरे कमरे में ही करना, ताकि कुछ दिन टिक सकूं। बरामदे में तो मेहमान नवाजी की जाती है। पिता के जाने से बच्चे उदास थे या निश्चिंत, शशिकला समझ नहीं पाई। हाँ, उन्होंने जरूर बैठक में आकर लंबी
सांस ली, पता नहीं राहत की या उदासी की। दोस्तों, या तो वही बात हो गई कि घर में बेकार बैठा आदमी किस काम के लायक नहीं होता, और ऊपर से अगर किसी को रोका टोकी लगाता है, घर में चौकीदारी करता है। सच में दोस्तों, पिता बहुत मजबूर होता है। दामोदर जी को अब लगने लगा जिस तरह सारा जीवन घर से दूर बिताए, इस तरह बची खुची जिंदगी भी घर से बाहर ही बिताना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी घर से निकल पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।